एवरीवन, दिस इज शोभा फ्रॉम इजी मैथ। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टर एंड मल्टीपल से रिलेटेड जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स आए हैं वो सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना, टॉपिक्स को ध्यान से समझना, ताकि आप जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली सॉल्व कर सके। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं 8। हम 8 से समझते हैं, हमने छोटी डिजिट ली है 8, यानी 8 के अब हम सबसे पहले बताएंगे कि 8 के फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, 8 जो है वो हम काउंटिंग में नीचे से शुरू करते हैं। 1 सबसे पहले आता है 1, तो जब हम 1 की टेबल लिखते हैं तो उसमें 8 आता है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा 8 जो है वो किस दूसरी डिजिट की टेबल में आता है वो उसके 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 1 के अलावा 2 की टेबल में 8 आता है, 4 की टेबल में 8 आता है और 8 खुद की टेबल में आता है। यानी 8 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो 2, 4, 8 और 1 ये चारों जो है इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, 8 के फैक्टर्स क्या हो गए, ये चारों हो गए। ठीक है, उसी तरीके से 4 और 2 का जो मल्टीपल है, 2 इंटू 4 का जो मल्टीपल है वो 8 हो गया। ठीक है, यानी 2 का और 4 का मल्टीपल 8 हो गया, लेकिन 8 के फैक्टर्स जो है वो 1, 2, 4 और 8 हो गए। यानी अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो 8 जो है वो जिस जिस डिजिट की टेबल में आती है वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और मल्टीपल्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स, यानी अगर हमें 8 का मल्टीपल निकालना होगा तो हमें 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, हम 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। ठीक है, तो 8 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये 8 के मल्टीपल्स जो है वो आगे चलते रहेंगे। लेकिन 8 के अगर फैक्टर्स की बात करें तो 8 जो है वो 1, 2, 4 और 8 सिर्फ ये 4 ही टेबल है जिसमें ये 8 आता है। सो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये चारों हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के जो है कुछ रूल्स होते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता दूँ। सो स्टूडेंट्स, हम रूल्स करते हैं तो इसका फैक्टर्स और मल्टीपल्स का जो रूल है वो रूल नंबर 1 ये होता है कि 1 जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, यानी 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर रहेगा। क्यों, 1 जो है वो सबसे छोटा डिजिट है। 1 की टेबल हमने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन 1 की टेबल में सभी डिजिट जो है वो आती है। तो हमें जब भी किसी डिजिट का फैक्टर निकालना होगा तो हम सबसे पहला फैक्टर उसका 1 लिखेंगे। ठीक है, सेकंड रूल है नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ यानी हम जिस भी डिजिट का फैक्टर निकालते हैं वो 1 की टेबल में तो आता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो डिजिट खुद की टेबल में तो आएगा ही 1 पे। तो हम इसका लास्ट फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसका तीसरा रूल जो है वो है फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, फिनाइट में। ठीक है, फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जितनी बड़ी डिजिट होगी उतने ज्यादा फैक्टर्स होंगे, लेकिन किसी भी नंबर का फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होंगे। ठीक है, यानी वो फिनाइट होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम वो एक लिमिट में होंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मल्टीपल्स को हम देखें तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, उनको हम कितना भी कर सकते हैं, वो इनफिनाइट होते हैं।
ठीक है। मल्टीपल्स जो होंगे वो फिक्स नहीं होंगे, बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। उनको हम अनकाउंटेबल है, उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। चौथा रूल जो है कि फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं वो या तो डिजिट के इक्वल होते हैं, फैक्टर्स आर इक्वल और लेस देन डिजिट, यानी जो हमें डिजिट दी हुई होती है, फैक्टर्स जो होते हैं या तो उसके इक्वल होता है या उससे लेस देन होता है, उससे छोटा होता है, उससे बड़ा कभी भी फैक्टर नहीं होगा। जबकि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और ग्रेटर देन होते हैं, और ग्रेटर होते हैं डिजिट से, ठीक है। जो हमें डिजिट दी हुई होती है उससे या तो इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो होते हैं ये 5 रूल होते हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स में। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं जैसे 12, ठीक है। हमें 12 के जो है वो फैक्टर्स निकालने हैं। तो 12 का जैसे कि हमारे रूल्स में हमने बताया था कि पहला रूल क्या था, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, 1 जो है वो सबका फैक्टर रहेगा। और सेकंड हमने रूल बताया था नंबर इटसेल्फ, तो ये हम इतनी स्पेस छोड़ के लिख देते हैं नंबर इटसेल्फ, यानी इसके बीच में भी कुछ डिजिट्स जो है वो आएगी, यानी 12 जो है वो 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। तीसरा रूल हमने क्या बताया था कि फैक्टर्स जो होते हैं वो या तो इक्वल होंगे या लेस देन होंगे, जो हमें गिवन डिजिट जो गिवन है उसके या तो इक्वल होंगे या उससे लेस देन होंगे, उससे ग्रेटर जो है वो फैक्टर नहीं निकलेगा। मल्टीपल्स उससे ग्रेटर हो सकते हैं लेकिन फैक्टर्स जो है वो उसके इक्वल या लेस देन ही होगा डिजिट से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, 1 के बाद में आता है 2, तो 2 की टेबल में 12 आता है, तो 2 की 12 में आता है टेबल, ठीक है। 2 की टेबल में 12 आ गया, फिर 2 के बाद में आता है 3 की टेबल में भी 12 आता है, 3 भी हमारा फैक्टर हो गया। 4 की टेबल में भी आता है, 4 भी हमारा फैक्टर हो गया। 4 के बाद में 5 में नहीं आता, तो 5 हमारा फैक्टर जो है वो नहीं होगा। 5 के बाद में आता है 6, तो 6 हमारा फैक्टर हो गया। 6 के बाद में 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, उसके 6 के बाद में डायरेक्ट 12 की टेबल में ही 12 आता है। तो हमारे 12 के जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स आपको दे दे मान लो 4, इसके मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, ठीक है, आपको 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 4 के मल्टीपल्स हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, 28 लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे भी हम कितने भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी बड़ी डिजिट की है तो सेम उसको हम 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जो रूल बताया था कि फैक्टर्स जो है वो लेस देन होगा या इक्वल होगा 12 के, यानी जो गिवन डिजिट है, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर उससे बड़े होंगे, उससे छोटे नहीं होंगे। तो आपने देखा यहाँ पे एक भी मल्टीपल जो है वो 4 से छोटा नहीं है। तो ये था हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। सो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। हमने अब जैसे फैक्टर्स को तो देखा ही था, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले चलते हैं प्राइम नंबर की तरफ। क्या प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। हम एक डिजिट लेते हैं 2, ठीक है, तो हमें 2 का फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो फैक्टर्स 2 के क्या हो जाएंगे, 2 1 की टेबल में आता है, 2 2 की टेबल में आता है, ठीक है। अब 2 आ गया, नंबर इटसेल्फ आ गया और उससे छोटा आ गया, अब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये 2 के फैक्टर्स हो गए। इसी तरीके से हम 3 का देख लेते हैं, तो 3 का फैक्टर भी 1 और 3 ही रहेगा, यानी इस तरह से हम आगे देखते हैं 4 के फैक्टर्स जो होंगे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके 4 के फैक्टर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे 2 के फैक्टर में सिर्फ 2 डिजिट है, 3 के फैक्टर में भी 2 डिजिट है, ठीक है।
4 के फैक्टर में 1, 2, 3 डिजिट 3 फैक्टर्स निकले हैं, ठीक है। तो 2 और 3 यानी वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं जिनके, उनको प्राइम नंबर कहते हैं, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। वो नंबर्स जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 का 1 और 2, 3 का 1 और 3। इसके अलावा हम 5 देख लेते हैं, 5 का भी 1 और 5 होता है। 7 भी सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं और किसी दूसरी टेबल में नहीं आते हैं, तो वो प्राइम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। 5, 7, 11 ये सभी जो है वो खुद की टेबल में नंबर आते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये जो हम प्राइम नंबर हम लिख रहे हैं 4 को छोड़ के, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 1, 2, 3 फैक्टर्स है। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो यानी वो डिजिट जो सिर्फ अपनी टेबल में आए, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर देखा, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है। इस चीज में, इन प्राइम नंबर्स में आपने कुछ नोटिस किया होगा कि ये सभी नंबर्स जो है वो ओड नंबर है, सिर्फ एक 2 को छोड़ के, ठीक है। यानी ये हमारा एक पॉइंट बन गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि 2 इज ओनली द इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 जो है वो एक इकलौता ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सभी ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये होता है प्राइम नंबर। अब बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होता है? यानी हमने प्राइम नंबर तो देख लिया कि जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर होता है। अब 4 का तो 2 से ज्यादा है, 3 फैक्टर्स है। 4 की जगह अगर हम 6 ले लेते हैं तो उसका भी 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके ये 4 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम और कोई भी डिजिट देख लेते हैं, हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 का भी 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 10 हो गया, 4 फैक्टर इसके भी आ जाते हैं। तो ये तो हो गए प्राइम नंबर। तो ये तीनों क्या हुए? इन तीनों को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। यानी वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। यानी जो डिजिट सिर्फ अपनी टेबल में आएगी वो प्राइम नंबर होंगे, और जो डिजिट्स दूसरों की टेबल में भी आएंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और कि 1 जो है वो ना तो किसी दूसरे की टेबल में आता है, ठीक है। तो 1 का अगर हम फैक्टर करें तो वो तो सिर्फ 1 ही होता है। 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा क्योंकि वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो 1 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? तो 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। यानी 1 जो है उसको ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते हैं, ना ही हम उसको कंपोजिट नंबर में काउंट करते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर वो हो जाते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या फिर जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है। लेकिन 1 भी तो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, लेकिन 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कह सकते हैं ना ही हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, चाहे वो कितने भी हो, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। सो कम्स टू द नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में इसका मतलब क्या होता है कि डिविजिबिलिटी में कौन कौन से जो है वो रूल्स लगते हैं, वो सारे मैं इस टॉपिक में आपको अभी बताती हूँ। तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स होते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, तो हम 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 2 जो है वो एक इवन नंबर है। स्टूडेंट्स, आपने इवन और ऑड नंबर तो पढ़े होंगे, ठीक है। इवन नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी
0, 2, 4, 6, 8 ये होते हैं इवन नंबर। और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, तो ये तो होते हैं इवन और ये होते हैं ऑड नंबर। तो 2 की जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके अंदर यही है कि किसी भी, जैसे हम कोई छोटी डिजिट ले लेते हैं स्टूडेंट्स, मान लो आपको मैंने दे दिया 32, तो हम आराम से इसको डिवाइड करके आप बता सकते हो कि इसको हम, ये 2 की टेबल में आता है, ये 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कोई डिजिट दे दूं, ये मैंने डिजिट दे दिया, अब क्या आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा इसका डिवाइड जो है। तो उसको एकदम इजीली कैसे देखते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं ये डिजिट, ये देखने के लिए हमें जो है इस इतनी बड़ी डिजिट की सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट एक डिजिट देखनी है ये वाली। ठीक है, ये डिजिट अगर इवन नंबर है, इवन नंबर यानी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है, तो ये जो है डिजिट जो है ये पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल है। अगर ये ऑड नंबर है लास्ट, अगर मान लो यहाँ 0 की जगह 3 होता, ठीक है, यानी ये लास्ट डिजिट जो है अभी 3 है, ये ऑड नंबर है 3, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। यानी लास्ट डिजिट अगर इवन है तो पूरी की पूरी डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर लास्ट डिजिट ऑड नंबर है तो वो पूरी की पूरी डिविजिबल 2 से नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, यानी लास्ट डिजिट जो है वो अगर इवन होगी, लास्ट डिजिट जो है वो इवन होगी तो वो जो डिजिट है वो डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नहीं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 का। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, 3 तो ऑड नंबर है, तो क्या ऑड नंबर वाली लाइन आएगी, नहीं। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपको बताती हूँ मैं आपको, जैसे 6, 3, 5, ठीक है, 1। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक डिजिट दे दी, तो अभी ये डिजिट जो है ये पूरी डिविजिबल है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी डिजिट्स को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, अगर इनका जो सम है वो अगर 3 की टेबल में आता है तो ये पूरी डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल होगी, नहीं तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए देखते हैं, 6 + 3 9, 10, 15, यानी 15 आया हमारा आंसर। 15 3 की टेबल में आता है, यानी ये डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर इसके साथ में मान लो यहाँ पे 4 भी लगा देते, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाती, डिजिट जो है वो हो जाती 19। तो क्या 19 आता है 3 की टेबल में, नहीं आता, तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, यानी डिजिट जो है उन सबका जो सम है आपस में सम कर लेंगे, जो हमारा आंसर निकलेगा अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो डिजिट जो है वो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो 5 की टेबल हम लिखते हैं तो उसमें जब भी टेबल पूरी चलती है तो उसमें क्या आता है, लास्ट में 0, 5 आता है, सब में या तो 0 आता है या 5 आता है। कभी दूसरी हमने डिजिट देखी है, नहीं देखी, तो बस यही हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। यानी जिस भी डिजिट के एंड में एंडिंग डिजिट जो है वो 0 या 5 होगी तो वो जो है एंडिंग डिजिट जो है वो 0 या 5 अगर होगी तो वो डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल होगी, नहीं तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आया हमारा डिविजिबिलिटी रूल 10 का। ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 10 का भी सेम यही है, जब हम 10 की टेबल लिखते हैं तो सब में पीछे 0 आता है, तो लास्ट एंडिंग डिजिट जो है वो 0 होनी चाहिए। एंडिंग डिजिट जो है वो अगर 0 होगी
ठीक है, तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके 9 की भी डिविजिबिलिटी रूल होगी, जैसे कि 3 की थी, सेम यही 9 का होता है। यानी डिजिट्स को आपस में सम कर लेंगे, अगर वो जो सम करने के बाद जो हमारा आंसर निकला वो 9 की टेबल में आता है, तो वो डिजिट जो है हमारा 9 से डिविजिबल है, नहीं तो वो नहीं है। तो ये था हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। सो कम्स टू द नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल लिया हमने, एक ले लेते हम 12, एक ले लेते हम 15, 18। ठीक है, तो हम पहले तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 जो है वो हमेशा सबका फैक्टर रहता है, ऑल द नंबर्स का फैक्टर, तो 1। उसके बाद में 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में 12 आता है, उसके बाद में डायरेक्ट अपनी खुद की टेबल में 12 आता है। तो ये तो हो गए 12 के फैक्टर्स। अब हम 18 के फैक्टर्स भी देख लेते हैं। 18 जो है 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है, और 7, 8, 9 की टेबल में आता है, और उसके बाद में ये खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या होता है वो बता दें। यानी किसी 2 डिजिट के अंदर फैक्टर्स जो है वो एक जैसे हों। जैसे 1 जो है वो तो कॉमन होगा, सब में होगा। ठीक है, 1 को छोड़ के, यानी 1 को छोड़ के हम देखते हैं। ठीक है, 1 को छोड़ के 2 जो है इसका फैक्टर है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, और 4 इधर नहीं है, 9 इधर है, इधर नहीं है, 12 नीचे नहीं है, और 18 ऊपर नहीं है। यानी 12 और 18 के अंदर 2, 3 एंड 6 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, यानी 2, 3 और 6 जो है ये है कॉमन फैक्टर इसके। ठीक है, ये होता है कॉमन फैक्टर। यानी किसी 2 डिजिट में जब भी आपको कॉमन फैक्टर निकालने का कहेंगे तो आप फैक्टर्स निकालोगे, और जिन जिन का फैक्टर आपस में मैच हो रहा है, यानी इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये जो है ये कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, तो ये होते हैं कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, कॉमन मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो हम डिजिट लेते हैं 4 और 6। ठीक है, हम ये लेते हैं, तो 4 के मल्टीपल्स हम पहले तो मल्टीपल्स लेते हैं। तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमने इतने लिख दिए, अभी और भी आगे हो सकते हैं मल्टीपल्स, लेकिन हम इतने ही लिखेंगे। अब हम 6 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 6 के भी मल्टीपल्स लिख लिए। 6 के भी और आगे हो सकते हैं, 4 के भी और आगे मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब हमें इनमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, यानी वो मल्टीपल्स जो दोनों की टेबल में आते हैं, जो 4 की टेबल में भी आते हैं और जो 6 की टेबल में भी आते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया 12 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। दूसरा हो गया 24, यानी 24 है, ये भी कॉमन है। उसके बाद में आ गया 42। इसके अगर हम 4 का आगे और लिखते हैं मल्टीपल्स जो है 4 के 36, 40, 44, 48। ठीक है, अभी हम इतने लिख लेते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखिए 36 जो है ये भी दोनों का है, 48 जो है ये भी दोनों का है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके बहुत से कॉमन फैक्टर होंगे, लेकिन आपको जो है वो कोई भी 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, कोई भी 5 कॉमन मल्टीपल्स बताइए, तो उस तरीके से आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर कॉमन मल्टीपल्स हम बताएं, अगर 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। पहला हो गया 12, फिर हो गया 24 और फिर हो गया 36, यानी 12, 24, 36 जो है वो कॉमन
मल्टीपल्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन मल्टीपल। स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर क्या होते हैं अब हम वो देखते हैं। तो जैसे हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, तो एक बार फिर हम देखते हैं 8 और 10 के हम कॉमन फैक्टर जो है वो निकालते हैं। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये हो जाएंगे 10 के फैक्टर्स और ये हो गए 8 के फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 को छोड़ के हम 1 को छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा और क्या क्या कॉमन है, 2 इनका जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो 8 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, 1 भी है ही 1 तो वैसे, लेकिन हमने एक बार इसको हाइड कर दिया, हम बोल रहे हैं 1 को छोड़कर दूसरे कौन से डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको दे दे कि 2, 3 और 5, 2 और 3 में से कॉमन फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो हम कॉमन पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 के फैक्टर क्या हो गया, 1 और 2, और 3 का फैक्टर क्या हो गया, 1 और 3। ठीक है, तो अब इसमें 1 के अलावा तो कोई है ही नहीं कॉमन। ठीक है, इसमें तो सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, जो एक दूसरे में नहीं है। यानी वो नंबर्स जिनके सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होंगे, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, वो डिजिट जिनके सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होंगे, बाकी कोई भी डिजिट कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। वो नंबर्स को प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे 2 और इसके अलावा अगर हम 5 और 11 देख लें, 17 देख लें, है ना, 19 देख लें, तो इन सब के जो है फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 5, इसका 1 और 11, इसका 1 और 17, 19 का 1 और 19, तो इन सब में सिर्फ 1 ही है कॉमन। ठीक है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये सारे नंबर्स भी क्या है, को प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिनका सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कोई दूसरा डिजिट जो है वो उसका कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो वो नंबर्स को प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। सबसे पहले तो हम वो देखेंगे, यानी जब भी हम किसी भी नंबर को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं उसको प्राइम नंबर्स में, ठीक है, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हम एक डिजिट ले लेते हैं, 24 ले ली हमने। ठीक है, तो अभी हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी हमें इस 24 के ब्रेक करना है, इसको टुकड़ों में करना है, और जो इसका लास्ट जो आंसर निकलेगा वो हमारे को प्राइम नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो तब तक हमें इसको ब्रेक करते रहना है जब तक कि हमारे जो लास्ट में आंसर जो है वो को प्राइम नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने 24 लिया, तो 24 जो है, सबसे पहले हम ये देखें कि 24 किसकी टेबल में आता है। तो सबसे छोटी 2 है, तो 2 की टेबल में 24 आता है, तो ये हम 2 से इसको कर देते हैं। ठीक है, ये 2 की टेबल में आता है, कितने पे आता है, 1 to 12 पे। ठीक है, यानी इसका एक प्राइम फैक्टर तो हो गया 2। ठीक है, अब इस 2 के और जो है ब्रेक नहीं हो सकते, इसको तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 जो है वो को प्राइम नंबर है, ये तो सिर्फ 1 और 2 की टेबल में ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये 12 है, इसके हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस 12 जो है इसके भी टुकड़े कर देते हैं। तो 12 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। फिर से अगेन, तो ये गया 2 की टेबल में 6 पे। ठीक है, तो ये हो गया 12 का 2 और 6, यानी 12 के जब हमने ब्रेक किया तो ये 6 की टेबल में 2 पे जाता है और 2 की टेबल में 6 पे जाता है। अब इस 2 के भी टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन इस 6 के जो है वो हो सकते हैं। तो 6 जो है वो अगेन 2 की टेबल में जाता है, कितने पे, 3 पे। अब इस 2 को भी हम नहीं कर सकते, और 3 जो है वो भी को प्राइम नंबर है, तो इसको भी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो है इसका जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो ये आएगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो ये आएगा, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का आंसर है वो ये आएगा। ठीक है, तो ये एक पूरा सर्किल होता है इनका आपस में मल्टीप्लाई का और फैक्टर का।
ठीक है, तो इसके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी इसका जो हमारा आंसर है वो ये, यानी 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने जो इसको इस एक ट्री के जैसे हमने इसको एक बना दिया है। ठीक है, तो इस मेथड को जो है वो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का ट्री, मेकिंग ट्री। ठीक है, प्राइम फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये था हमारा 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हो, जैसे हमने डिजिट लिया है 102, यानी 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री बनाना है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका। ठीक है, तो इसके हमें ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट को देखा 2 है, यानी ये इवन नंबर है, तो ये 2 की टेबल में आता है। तो सबसे पहला स्टेप हम लेंगे 2। अब ये 2 की टेबल में कितने पे आता है, तो वो हम एक तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से कट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दो जो है तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये जाता है 2 की टेबल में 5151 पे। ठीक है, ये गया 51 पे। अब 2 को तो और हम ब्रेक नहीं कर सकते, 51 को ब्रेक कर सकते हैं, यानी 51 जो है वो 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन ये 3 की टेबल में। तो हमारा टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या कहता था कि जो हमें डिजिट दिए हैं उनको आपस में हम सम कर देंगे, और उनका सम अगर 3 की टेबल में आता है तो वो 3 की टेबल से डिविजिबल है। अब हमें यहाँ डिजिट है 51, जब हमने इसको सम कर दिया तो ये हमारा बन गया 6, यानी ये 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो ये 51 है, ये भी 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो इसको हम 3 की टेबल से कट कर सकते हैं। अब 3 की टेबल में ये कितने पे आता है, तो सेम वही चीज, या तो हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर हम इसको कट करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ, 3 1 3 21 7, ये 17 पे गया। ठीक है, यानी 3 की टेबल में 17 पे 3 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू 51 होता है। ठीक है, अब 3 के टुकड़े नहीं होंगे, 3 को प्राइम नंबर है, 17 है, ये भी को प्राइम नंबर है, 17 भी अपने अलावा किसी दूसरी टेबल में नहीं आता। तो हमारा 102 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुआ वो उसका आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते वो डिजिट्स आ जाएंगी। ठीक है, सारे के सारे को प्राइम नंबर ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब जब हमने 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 51, 51 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारा आंसर आया 102। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। सो कम्स टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF, यानी HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी किसी 2 डिजिट में 3 डिजिट में कॉमन फैक्टर निकालना है, उसमें भी हमें हाईएस्ट बताना है, तो उसका जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं HCF करना। 44 और 82, ठीक है, इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बताना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम इसको अलग अलग इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 44 को और यहाँ पे करेंगे हम 82 को। ठीक है, 44 जो है सबसे पहले 2 की टेबल से जाएगा, 2 2, फिर वापस 2 की टेबल से 1 1, अब ये 11 आ गया। 11 खुद के अलावा किसी टेबल में नहीं आता है, 11। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, इसी तरीके से हम 82 का कर लेंगे, पीछे लास्ट डिजिट 2 है, यानी ये 2 की टेबल से जाएगा, 4 1। अभी ये 41 जो है ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है। दोनों को सम कर लेंगे तो भी ये 3 की टेबल से भी नहीं जाएगा। तो 41 किसकी टेबल से जाएगा, 41 खुद की टेबल से जाएगा। 41 जो है वो खुद की टेबल से जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 82 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हमें इनमें जो है वो पेयर बना के हमें इसमें से
निकाल। तो स्टूडेंट्स अब हम इनमें से इनके कॉमन निकाल लेंगे। जैसे इसका 44 का हमने निकाला तो हमारा आया 2 इंटू 2 इंटू 11 और 82 का हमारा आया 2 इंटू 41, यानी इन दोनों के सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर है, यानी जो 2 है सिर्फ वो ही इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा इसका और कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सीएफ में हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया 20 और 24, इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका कॉमन फैक्टर्स कर लेंगे, इसके अलग अलग फैक्टर्स निकाल लेंगे 20 का और 24 का। ठीक है, तो 2 की टेबल में आता है 10 पे, फिर वापस 2 की टेबल में 5 पे, फिर 5 की टेबल में 1 पे। ये हो गया 20 का। इसका भी हो जाएगा 2 की टेबल में जाता है 12 पे, फिर वापस 2 की टेबल में जाता है 6 पे, फिर वापस 2 की टेबल में जाता है 3 पे, फिर 3 की टेबल में 1 पे। ठीक है, तो अब हम इसका पेयर बनाते हैं, यानी डबल डबल। इसका आया आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, लेकिन पेयर जो है वो सिर्फ 2 का बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और इसमें ये 2 टाइम्स 2, ये सिंगल रह गया, ये सिंगल रह गया, यानी ये भी, यानी यहाँ पे 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम पेयर बना लेंगे 2 के। तो ये 2 का पेयर बन गया 4, और ये यहाँ पे 2 और 3 है तो इनके पेयर नहीं बनेंगे, यानी 20 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो होगा 4। ठीक है, तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो कम्स टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी हम मल्टीपल्स तो निकालते हैं, फैक्टर्स भी निकालते हैं, लेकिन हमें बोल दिया लीस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो जब हम छोटी डिजिट में लेते हैं तो हमें मल्टीपल्स निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी डिजिट दे देते हैं तो उसमें जो है कॉमन मल्टीपल निकालने का, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालने का, लीस्ट सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालने का तरीका होता है ये। जैसे हमें दे दिया 20 और 24 और 26, ये हमें दे दिया। अब हमें कह दिया कि इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स जो है वो निकालिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो हम कैसे निकालेंगे? हमारा मेथड जो है वो सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम दोनों डिजिट को साथ में लेके चलेंगे। जो हमने एचसीएफ में किया था सेम वही पैटर्न चलेगा, लेकिन इसमें जो है दोनों डिजिट साथ में चलती रहेगी। अब जैसे 24 और 26 है, दोनों ही 2 की टेबल में जाती है। ठीक है, तो ये हम 2 की टेबल से कट कर देते हैं। तो 2 की टेबल में ये 12 पे और ये 1 3 13 पे। ठीक है, अभी ये 2 की टेबल में जाती है 6 पे, और 13 जो है वो खुद की टेबल में ही आएगा, सो 13 अपने आप आ गया। फिर वापस 2, ये 3 की पे और ये 13 पे। अभी ये 3 की टेबल में जाएगा 1 पे, ये 13 पे, और ये गया यहाँ पे 13 की टेबल से 1 और 1। ठीक है, यानी ये हमने इसके फैक्टर्स मल्टीपल्स जो है वो निकाल दिए। ठीक है, मल्टीपल्स जो अब इसका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारा आंसर क्या निकला? 2 2 2 3 13, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, तो इनका जब हम आंसर निकालेंगे वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 13 आएगा 312। ठीक है, तो ये होगा हमारा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 24 और 26 का जब हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो 312 जो है ये इसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा जो दोनों की टेबल में आता है। सो ये था हमारा एलसीएम। सो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स। अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लिए हैं, अच्छे से देख लिए हैं, तो आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। वैसे मैं इसकी एक्सरसाइज का भी अगला वीडियो लेके आऊंगी। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।